अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास बेटा आपके बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 2 है और टॉपिक है आज आपका स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप क्या है और बायोटेक्नोलॉजी की अहमियत क्या है, ये आपका टॉपिक है। बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप और बायोटेक्नोलॉजी की अहमियत, ये आपका टॉपिक है। In recent years, biotechnology is growing as a separate science. हालिया सालों में बायोटेक्नोलॉजी एक अलग साइंस के तौर पर ग्रो कर रही है, तरक्की कर रही है। It has attracted the attention of many intellectuals. बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत सारे ज़हीन लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई है और वो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो जो ज़हीन लोग हैं, उनका ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से है। सो फ्राम डाइवर्स फील्ड, कौन कौन से शोबों से वो लोग ताल्लुक रखते हैं? एग्रीकल्चर, ज़राअत, मेडिसिन, तिब, माइक्रोबायोलॉजी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नामियाती केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब क्या है कि हालिया कुछ सालों में बायोटेक्नोलॉजी एक अलग साइंस के तौर पर उभर के सामने आ रही है, ग्रो कर रही है। और बायोटेक्नोलॉजी ने मुख्तलिफ शोबों ज़राअत, तिब, माइक्रोबायोलॉजी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो ज़हीन लोग हैं, उन लोगों की तवज्जो बायोटेक्नोलॉजी ने अपनी तरफ मबजूल कराई है। बायोटेक्नोलॉजी ने उन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। द स्कोप फॉर बायोटेक्नोलॉजी इज सो वाइड दैट इज डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज द लिमिट्स। बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप इतना ज़्यादा है कि हम इसकी हदों का भी अंदाज़ा नहीं कर सकते। द फॉलोइंग आर द सम एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ताहम कुछ शोबे हैं, कुछ एरियाज हैं जहाँ पे हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो दोबारा देख लीजिए कि इन रिसेंट ईयर्स बायोटेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग एज ए सेपरेट साइंस. It has attracted the attention of many intellectuals from diverse fields like agriculture, medicine, microbiology and organic chemistry. हालिया सालों में बायोटेक्नोलॉजी एक अलग साइंस के तौर पर उभर रही है। बायोटेक्नोलॉजी ने मुख्तलिफ शोबों, मिसाल के तौर पर ज़राअत, तिब, माइक्रोबायोलॉजी और नामियाती केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो ज़हीन लोग हैं, उनकी जो तवज्जो है बायोटेक्नोलॉजी ने अपनी तरफ मबजूल कराई है। द स्कोप फॉर द बायोटेक्नोलॉजी इज सो वाइड दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज द लिमिट। बायोटेक्नोलॉजी का स्कोप इतना ज़्यादा है कि हम इसकी लिमिट का अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। द फॉलोइंग आर सम एरियाज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कुछ वो शोबे हैं जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। पहला है बायोटेक्नोलॉजी इन फील्ड ऑफ मेडिसिन। तिब का शोबा, तिब के शोबे में बायोटेक्नोलॉजी का किरदार। अब ये मेडिसिन क्या होती है बेटा? तिब का शोबा क्या होता है? ये वो शोबा है जिसमें हम बीमारियों की तशखीस करते हैं, फिर बीमारियों का इलाज करते हैं और इसमें हम बीमारियों से बचाते भी होते हैं। सो मेडिसिन कहलाता है। सो देखते हैं कि जो तिब का शोबा है, जो मेडिसिन का शोबा है, उसमें बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किरदार अदा किया है। सो पहली हेडिंग क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। बायोटेक्नोलॉजी का तिब के शोबे में किरदार। इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन द बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स सिंथेसाइज्ड इंसुलिन एंड इंटरफेरोन और एंटीवायरल प्रोटीन। तिब के शोबा में बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स ने क्या तैयार की? इंसुलिन तैयार की है और इंटरफेरोन तैयार की है। अब बेटा इंटरफेरोन क्या होते हैं? एमसीक्यूज होता है। एंटीवायरल प्रोटीन को इंटरफेरोन कहते हैं। एंटीवायरल प्रोटीन को इंटरफेरोन कहते हैं। ये एमसीक्यूज होता है, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने इंसुलिन भी तैयार की है और इंटरफेरोन भी तैयार की है। कहाँ से? फ्रॉम बैक्टीरिया से तैयार किए हैं। एंड रिलीज फॉर सेल, और इनको अब बेचा जा रहा है। तो पहला पॉइंट्स बनाने हैं आपने। फर्स्ट पॉइंट किसमें? बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तिब के शोबे में बायोटेक्नोलॉजी का किरदार, उसमें आपने पहला पॉइंट बनाना है कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट्स ने तिब के शोबे में बैक्टीरिया से इंसुलिन तैयार करवाई, इंटरफेरोन वायरस मुखालिफ प्रोटीन।
इंटरफेरोन क्या होती है? वायरस मुखालिफ प्रोटीन, यानी कि वायरस के खिलाफ होती है। सो ये दो चीज़ें हमने तैयार की हैं और उनको रिलीज फॉर सेल किया जा रहा है, यानी कि उनको बेचा जा रहा है। तो पहला पॉइंट कवर हो गया। दूसरा पॉइंट, ए लार्ज नंबर ऑफ वैक्सीन्स, ए लार्ज नंबर ऑफ वैक्सीन्स एंड एंटीबॉडीज, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड अदर मेडिसिन्स हैव आल्सो बीन प्रोड्यूस्ड। तो दूसरे पॉइंट में आपने क्या कहा कि बड़ी मिकदार में वैक्सीन्स, एंटीबॉडीज, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, इंसानी ग्रोथ हार्मोन और दूसरी मेडिसन, दूसरी अद्वियात हैव आल्सो बीन प्रोड्यूस्ड, उनको तैयार किया जा चुका है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट, वेरियस एंजाइम्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड, वेरियस एंजाइम्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड फॉर मेडिसिनल एज वेल एज इंडस्ट्रियल यूज, के मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम तैयार किए जा रहे हैं। किसके लिए? मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, तिब्बी मकासद के लिए, एज वेल एज इंडस्ट्रियल यूज़ और सनती पर्पज़ के लिए, कि तिब्बी इस्तेमाल के लिए और सनती इस्तेमाल के लिए मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स को बनाया जा रहा है। चौथा पॉइंट बेटा, जीन थेरापी, जीन थेरापी क्या है? ट्रीटमेंट थ्रू द जीन, तारीफ इसकी होती है ट्रीटमेंट थ्रू द जीन, जीन के ज़रिए इलाज, क्या कहलाता है? जीन थेरापी। हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट इन रिसेंट ईयर्स, के जीन थेरापी जो कि जीन के ज़रिए इलाज है वो भी हालिया सालों में अहम हो चुका है। अगला 5वां पॉइंट, पॉइंट की शक्ल में लिखना है, बायोटेक्नोलॉजी आल्सो प्रूव्ड मच बेनिफिशियल इन फॉरेंसिक मेडिसन, के तिब शरी जो है उसमें बायोटेक्नोलॉजी बड़ी मुफीद साबित हुई है। अब आप कहेंगे सर ये फॉरेंसिक मेडिसन क्या है? आप कह रहे हैं तिब शरी, ये क्या है? बेटा ये पोस्टमार्टम वाला डिपार्टमेंट होता है, फॉरेंसिक मेडिसन का डिपार्टमेंट होता है जिसमें क्राइम्स का पता चलाया जाता है कि क्राइम किस तरह हुआ है, किसने किया है, ठीक है। लाइक इसको आपने समझना पोस्टमार्टम टाइप, बहुत सारी चीज़ें जिसका कहते हैं पोस्टमार्टम इसका किया जाएगा, इसका फॉरेंसिक तज्जिया किया जाता है, ये वो शोबा है। सो तिब शरी के शोबे में भी बायोटेक्नोलॉजी बड़ी मुफीद साबित हुई है। और इसी में ही आप लिख दो अगला पॉइंट, द स्टडी ऑफ DNA हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल, DNA का मुताला करके मुजरमों की शिनाख्त करने में मदद मिलती है। ये उसी फॉरेंसिक में आ जाएगा कि DNA का मुताला करके हमें मुजरमों की शिनाख्त में मदद मिलती है। सो ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, कि मेडिसिन के शोबा में, तिब के शोबा में बायोटेक्नोलॉजी का क्या किरदार है। आपने 5 पॉइंट लिख देने हैं, मैं आपको कवर करा देता हूँ जस्ट 1-2 मिनट्स के अंदर, कि इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन द बायोटेक्नोलॉजिस्ट सिंथेसाइज्ड इंसुलिन एंड इंटरफेरोन एंड द इंटरफेरोन आर एंटीवायरल प्रोटीन। कहाँ से ये दो चीज़ें तैयार हुई हैं? फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड दे आर रिलीज्ड फॉर सेल, के तिब के शोबा में बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने इंसुलिन और इंटरफेरोन जो कि वायरस मुखालिफ प्रोटीन है वो बैक्टीरिया से तैयार की हैं और उनको अब बेचा जा रहा है। दूसरा पॉइंट, ए लार्ज नंबर ऑफ वैक्सीन्स एंड एंटीबॉडीज, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड अदर मेडिसिन्स हैव आल्सो बीन प्रोड्यूस्ड, एक बड़ी मिकदार में वैक्सीन, एंटीबॉडीज, इंसानी ग्रोथ हार्मोन और दूसरी अद्वियात भी तैयार की जा चुकी हैं। तीसरा पॉइंट, वेरियस एंजाइम्स आर बीइंग सिंथेसाइज्ड फॉर मेडिसिनल एज वेल एज इंडस्ट्रियल यूज, मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम बनाए जा रहे हैं जो तिब्बी तौर पर भी इस्तेमाल होंगे और सनती तौर पर भी इस्तेमाल होंगे। जीन थेरापी विच इज़ द ट्रीटमेंट थ्रू द जीन, जीन थेरापी की डेफिनेशन क्या है? ट्रीटमेंट थ्रू जीन हैज़ बिकम इम्पॉर्टेंट इन द रिसेंट ईयर्स, हालिया सालों में जीन थेरापी जो कि जीन के जरिए इलाज है वो भी अहम हो चुकी है। 5वां पॉइंट, बायोटेक्नोलॉजी आल्सो प्रूव्ड मच बेनिफिशियल इन फॉरेंसिक मेडिसिन, द स्टडी ऑफ द DNA हेल्प्स इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिमिनल्स, के बायोटेक्नोलॉजी तिब शरी के शोबा में भी मुफीद साबित हुई है। DNA का मुताला करके, DNA की शिनाख्त करके हम क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। DNA का मुताला करके, DNA की स्टडी करके हम क्रिमिनल की आइडेंटिफिकेशन, मुजरमों की शिनाख्त कर सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा,
बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, कि बायोटेक्नोलॉजी का किरदार खुराक के शोबे में और ज़राअत के शोबे में। बायोटेक्नोलॉजी का किरदार खुराक के शोबे में और ज़राअत के शोबे में। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, अलग अलग आएगा कि व्हाट इज द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड, व्हाट इज द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। हेडिंग मेन है, आपने 2 सब हेडिंग बना लेनी है। इस पैराग्राफ में आपने 2 सब हेडिंग बनानी है। एक ओवरऑल हेडिंग यही होगी, बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी का खुराक और ज़राअत में किरदार। फिर आपने 2 सब हेडिंग बनानी है, छोटी हेडिंग बनानी है, बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड, और दूसरी हेडिंग आप बनाओगे बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है बेटा। सो हम पहली हेडिंग कवर करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड, बायोटेक्नोलॉजी का खुराक में किरदार। तो ये जो पहले मैं आपको बता दूंगा कहाँ तक आपने लिखना है इसको। सो बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड, खुराक के शोबे में बायोटेक्नोलॉजी का क्या किरदार है। फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेशन की गई खुराक, मिसाल के तौर पर पिकल, योगर्ट। पिकल कहते हैं अचार को और योगर्ट कहते हैं दही को। फर्मेंटेशन की गई खुराक जिसमें क्या क्या आते हैं, अचार और दही आते हैं। इसके अलावा दूसरी माल्टेड फूड, शईरा खुराक। और शईरा खुराक कैसे बनती है, पाउडर मिल्क, उसकी मिसाल क्या है, शईरा खुराक की मिसाल है दूध वाला पाउडर। अब वो दूध वाला पाउडर जो है, मिल्क पाउडर, पाउडर मिल्क, वो कैसे बनता है, ए मिक्सचर ऑफ बार्ले। वो जो दूध वाला जो मतलब पाउडर वाला जो दूध होता है, पाउडर वाला जो दूध होता है वो क्या है, बेसिकली वो एक मिक्सचर होता है। किस चीज़ का मिक्सचर है, बार्ले का, बार्ले कहते हैं जौ, एंड व्हीट फ्लोर और गंदम का आटा, एंड होल मिल्क और सालम दूध। ठीक हो गया। तो आपने क्या कहा, हम खुराक के शोबे में देख रहे हैं, खुराक के शोबे में हमने पहले क्या कहा, फर्मेंटेड फूड, उसकी मिसालें 2 देखी, अचार और योगर्ट, दही। और दूसरी क्या चीज़ है, माल्टेड फूड, शईरा खुराक, उसकी मिसाल क्या है, पाउडर वाला दूध। अब पाउडर वाला दूध क्या है, एक मिक्सचर है, एक आमेजिश है, एक आमेजा है, जौ का, गंदम के आटे का और सालम दूध का। तीसरे नंबर पे वेरियस विटामिन्स, और चौथे नंबर पे डेयरी प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये 4 चीज़ें हैं खुराक के शोबे में। कितनी चीज़ें हैं, 4। फर्मेंटेशन की गई खुराक है, दूसरे नंबर पे माल्टेड फूड है, शईरा खुराक है, तीसरे नंबर पे बेटा वेरियस विटामिन्स हैं, और चौथे नंबर पे डेयरी प्रोडक्ट है। ये खुराक के शोबे में हम चीज़ें बनाते हैं। ये किधर से बनाते हैं, हम खुराक के शोबे से ये बनाते हैं। दोबारा देखते जाएं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको समझना है बच्चों ने। सो फर्मेंटेड फूड सच एज पिकल एंड योगर्ट हो गई। माल्टेड फूड, उसकी मिसाल पाउडर्ड मिल्क विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ बार्ले, व्हीट फ्लोर एंड होल मिल्क। थर्ड वेरियस विटामिन, एंड फोर्थ नंबर पे डेयरी प्रोडक्ट, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये 4 चीज़ें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके बेटा बना रहे हैं। ये 4 चीज़ें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके बना रहे हैं। कौन कौन सी, फर्मेंटेड फूड, फर्मेंटेशन की गई खुराक, पिकल और योगर्ट, अचार और दही। माल्टेड फूड, शईरा खुराक, उसमें मिसाल क्या है, उसमें दूध वाला क्या होता है, यानी कि पाउडर वाला दूध होता है, पाउडर्ड मिल्क होता है। वो क्या है, वो एक मिक्सचर है जौ का, गंदम के आटे का और सालम दूध का, मिक्सचर ऑफ बार्ले, व्हीट फ्लोर एंड होल मिल्क। ये 2 चीज़ें होंगी खुराक में हम बनाते हैं। वेरियस विटामिन भी हम बनाते हैं और डेयरी प्रोडक्ट भी हम बनाते हैं। ये 4 चीज़ें हम बनाते हैं किससे, बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जानदारों को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके। आगे चलते हैं, वाइन और बेयर की बात करते हैं। वाइन और बेयर की बात करते हैं बेटा, ये मशरूबात हैं। वाइन से मुराद आप शराब ले लें और बेयर को आप बेयर ही कहें। सो वाइन एंड बेयर आर, थोड़े स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, BEER, बियर। ठीक हो गया। ये मशरूबात की टाइप्स हैं। सो वाइन एंड बियर, दे आर प्रोड्यूस्ड इन बिवरेज इंडस्ट्री। मशरूबात की सनत में 2 चीज़ें तैयार हम करते हैं। मशरूबात की सनत में 2 चीज़ें तैयार करते हैं, एक वाइन और एक बियर तैयार करते हैं।
बायोटेक्नोलॉजी हैज़ आल्सो, ये आपका बेटा फूड की में हो गया है, ठीक है। मैंने आपको कहा था आपने 2 हेडिंग बनानी है। ये जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया ये बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड हो चुकी है। अब यहाँ से अब आएगा बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। यहाँ से आपने दूसरी हेडिंग बना लेनी है, बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। सो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। फर्मेंटेशन की खुराक जिसमें अचार, दही। शहीरा खुराक जिसमें पाउडर वाला दूध आता है जो कि एक मिक्सचर है जौ का, गंदम के आटे का और सालब दूध का। इसका बहुत सारे विटामिन हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध वाले प्रोडक्ट्स हैं, दूध वाली मसनूआत हैं। इन सारी चीज़ों को बनाया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके। इसके अलावा शराब और जो बियर है इनको भी हम बेवरेज इंडस्ट्री में, मशरूबात की सनत में हम बनाते होते हैं। तो ये खुराक की सनत में आपका किरदार, खुराक की सनत में बायोटेक्नोलॉजी का किरदार हो गया है। आगे चलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, ज़राअत के शोबा में, ज़राअत के शोबा में बायोटेक्नोलॉजी का किरदार। सो बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी हैज़ आल्सो रेवोल्यूशनाइज्ड द रिसर्च एक्टिविटीज़ इन द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर, कि बायोटेक्नोलॉजी ने ज़राअत के शोबा में जो तहकीकाती सरगर्मियाँ हैं उसमें रेवोल्यूशन लेके आई है, इनकलाब बर्पा कर दिया है। बायोटेक्नोलॉजी ने ज़राअत के शोबा में जो तहकीकाती सरगर्मियाँ हैं उसमें क्या बर्पा किया है, बायोटेक्नोलॉजी ने इनकलाब बर्पा कर दिया है। सो बायोटेक्नोलॉजी हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड द रिसर्च एक्टिविटीज़ इन द फील्ड ऑफ द एरिया ऑफ एग्रीकल्चर। आगे चलते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी ट्रांसजेनिक, एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म विद मॉडिफाइड जेनेटिक सेटअप। ट्रांसजेनिक ऐसे जानदार जिनका विरासती सेटअप तब्दील किया जा चुका हो, जिनकी जीन्स तब्दील की जा चुकी हों, या जिनके अंदर बैरूनी जीन दाखिल की जाए। वो जानदार जिनमें बैरूनी जीन दाखिल की जाए उस जानदार को ट्रांसजेनिक जानदार कहते हैं। जब उसके अंदर बाहर की जीन चली जाती है तो वो क्या हो जाता है, उसका विरासती सेटअप चेंज हो जाता है। सपोज ये एक जानदार है बेटा, ये उसकी अपनी जीन्स हैं, और ये दूसरा जानदार है, ये दूसरा जानदार है, ये उसकी जीन्स है। हम क्या करते हैं, इस जानदार की जो जीन्स है वो निकाल लेते हैं और इस जानदार में लगा देते हैं। तो अब क्या हुआ, कुछ जीन्स इसकी अपनी है, कुछ जीन्स इसकी अपनी है, जो ग्रीन वाली है वो दूसरे की है, तो इसको कहते हैं ट्रांसजेनिक जानदार है। ट्रांसजेनिक जानदार, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ऐसा जानदार जिसका आपने विरासती सेटअप चेंज कर दिया हो। अगर उसका अपना था तो कोई वो ट्रांसजेनिक नहीं था, अब आपने उसकी अपनी जीन भी रहने दी और दूसरे जानदार की भी जीन भी आपने ट्रांसफ़र कर दी है। तो ऐसे जानदार को आप क्या कहते हो, ऐसे जानदार को आप ट्रांसजेनिक जानदार कहते हो, कि ऐसा जानदार जिसका विरासती सेटअप आपने तब्दील कर दिया वो ट्रांसजेनिक जानदार है। वो पौधा है तो वो ट्रांसजेनिक पौधा होगा, अगर वो बैक्टीरिया है तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया होगा, अगर वो जानवर है तो ट्रांसजेनिक जानवर होगा। सो ट्रांसजेनिक, ये आपने करना है शॉर्ट क्वेश्चन। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म विद मॉडिफाइड जेनेटिक सेटअप, ऐसे जानदार जिनका जेनेटिक सेटअप चेंज हो चुका हो। सो ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर बीइंग डेवलप्ड, ट्रांसजेनिक पौधे बनाए जा रहे हैं, यानी कि ऐसे पौधे जिनका विरासती सेटअप तब्दील हो चुका हो उनको ट्रांसजेनिक पौधे कहते हैं। सो ट्रांसजेनिक पौधे बनाए जा रहे हैं इन विच डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट, जहाँ पे ट्रांसजेनिक पौधे बनाए जा रहे हैं जहाँ पे हमारी डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होती हैं, जहाँ पे हमारी मतलूबा खसूसियात मौजूद होती हैं। हम क्या चाहते हैं, पौधा कैसा हो, मोर यील्ड, ज़्यादा पैदावार दे, एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीजेस, बीमारियों के खिलाफ क्या रखे, मुज़ाहमत रखे, इंसेक्ट एंड हर्बिसाइड, इनके खिलाफ भी क्या रखे, रेजिस्टेंस रखे। ठीक है बच्चों, हम चाहते हैं कि पौधा पैदावार क्या दे, ज़्यादा दे, और रेजिस्टेंस रखता हो किस किस चीज़ के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ रेजिस्टेंस रखता हो पौधा, बीमारी का हमला ना हो, इंसेक्ट हशरात का हमला भी ना हो, उसके खिलाफ भी क्या रखता हो, मुज़ाहमत रखता हो, और हर्बिसाइड स्प्रे, कि वो स्प्रे जो जड़ी बूटियों को मारे पौधे को ना मारे, पौधा उसके खिलाफ भी क्या रखता हो, मुज़ाहमत रखता हो। ऐसे हमने पौधे बना लिए हैं। सो ट्रांसजेनिक पौधे बना लिए हैं जिनके अंदर हमारी मतलूबा खसूसियात होती हैं, यानी कि जो खसूसियात हम चाहते हैं वो खसूसियात उन ट्रांसजेनिक पौधों में मौजूद होती हैं। हम कौन सी डिज़ायरेबल करैक्टर चाहते हैं पौधे में, हम चाहते हैं उसकी पैदावार ज़्यादा हो, हम चाहते हैं कि वो बीमारी के खिलाफ मुज़ाहमत रखे, हम चाहते हैं वो हशरात के खिलाफ, कीड़े मकोड़ों के खिलाफ भी मुज़ाहमत रखे, वो कीड़े मकोड़े उसका कुछ ना बिगाड़ें,
बीमारी भी उसका कुछ ना बिगाड़े। हर्बिसाइड ये स्प्रे होती है, ये केमिकल होते हैं। ये देखिए बेटा हमारा ये पौधा है, मेन पौधा है, और इसके साथ दूसरे पौधे उग गए हैं, इसके साथ ये दूसरे छोटे छोटे पौधे उग गए हैं। तो ये छोटे पौधे हमें नहीं चाहिए, हमें ये पौधा चाहिए, हमें ये पौधा चाहिए। और ये पौधे क्या करेंगे, खुराक भी खा जाएंगे, पानी भी खा जाएंगे इस पौधे की, जिससे इस पौधे की पैदावार क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो फिर हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, केमिकल यहाँ पे करते हैं। वो केमिकल क्या करेगी, वो इन हर्ब्स को, ये हर्ब्स हैं और ये हमारा मेन पौधा है। सो जब हमने स्प्रे की, उस स्प्रे ने इन हर्ब्स को मार दिया, इन हर्ब्स को किल कर दिया, तो वो क्या कहलाएगी, हर्बिसाइड कहलाएगी, हर्बिसाइड कहलाएगी। जिसने हर्ब को, जड़ी बूटियों को तलफ कर दिया, मार दिया, वो क्या कहलाएगी, हर्बिसाइड। साइड कहते हैं मारने वाली। आपने बैक्टीरियासिडल पढ़ा था, सुइसाइड होता है, सुइसाइड होता है खुद को मारना, होमिसाइड होता है कि एक शख्स का दूसरे को मारना। और एंटीबायोटिक में आपने पढ़ा था बैक्टीरियोसिडल, वो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को मार दे। तो सिडल का मतलब मारना होता है, किल। हर्बिसाइड हर्ब्स को मारने वाली, जड़ी बूटियों को मारने वाली स्प्रे, केमिकल, वो केमिकल जो जड़ी बूटियों को मार दे वो हर्बिसाइड कहलाते हैं। लेकिन इन पौधे को नहीं मारा, इस पौधे को उन्होंने नहीं मारा। क्यों? क्योंकि ये पौधा उस स्प्रे के खिलाफ, उस केमिकल के खिलाफ क्या रखता है, रेजिस्टेंट रखता है। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसजेनिक पौधा है। कौन सा पौधा है बेटा, ट्रांसजेनिक पौधा है, ट्रांसजेनिक प्लांट है। ठीक हो गया। इसलिए इसके ऊपर ना हर्बिसाइड का असर होगा, ना इसके ऊपर इंसेक्ट का असर होगा, और ना इसके ऊपर डिजीजेस का असर होगा। और जब ये सारी चीज़ों के खिलाफ ये क्या रखेगा, हर्बिसाइड के खिलाफ, इंसेक्ट के खिलाफ, डिजीज के खिलाफ रेजिस्टेंट रखेगा, तो उसकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगी। ठीक है। तो अब हमने इसको कैसे हासिल किया, हमने इसको बाहर से जीन दाखिल किए, इसके अंदर बैरूनी जीन दाखिल की, और इसका विरासती सेटअप हमने क्या कर दिया, तब्दील कर दिया। जब एक चीज़ का विरासती सेटअप तब्दील हो जाए, एक पौधे का विरासती सेटअप जब तब्दील हो जाए, तो उस पौधे को आप क्या कहते हो, ट्रांसजेनिक पौधा कहते हो। आगे चलते हैं। इसी तरह हमने ट्रांसजेनिक जानवर भी बनाए, इसी तरह हमने ट्रांसजेनिक जानवर भी बनाए, यानी कि हमने जानवरों का भी विरासती सेटअप तब्दील कर दिया। सो ट्रांसजेनिक गोट, चिकन, काउस गिव मोर फूड एंड मिल्क। इसी तरह जो ट्रांसजेनिक बकरियां, उसके बाद मुर्गियां और गाय होती है, वो क्या करती हैं, गिव मोर फूड, हमें ज़्यादा खुराक देती हैं, एंड मोर मिल्क, और हमें ज़्यादा दूध देती हैं। मोर फूड का मतलब ज़्यादा गोश्त देती हैं। सो इसी तरह हम ट्रांसजेनिक बकरियां बनाते हैं, वो ट्रांसजेनिक बकरियां, मुर्गियां और गाय हमें ज़्यादा खुराक देती हैं और हमें ज़्यादा दूध देती हैं। मैनी एनिमल लाइक माइस, मैनी एनिमल, बहुत सारे जानवर, मिसाल के तौर पर माइस कहते हैं चूहे को, गोट कहते हैं बकरी को, काउस कहते हैं गाय को, हैव बीन मेड ट्रांसजेनिक टू गेट मेडिसिन थ्रू देयर मिल्क, ब्लड और यूरिन। इसके अलावा हमने चूहे, बकरियों और गाय को ट्रांसजेनिक किया है ताकि वो अपने दूध में से, अपने खून से, अपने यूरिन, छोटे पेशाब से हमें क्या दें, दवाइयाँ दें। बेटा हम एक तो पहले किसको कहा उसने कहा गोट, चिकन और काऊ, बकरी, मुर्गी और गाय को ट्रांसजेनिक किया जा रहा है ताकि हमें गोश्त ज़्यादा मिले और दूध ज़्यादा मिले। इसके अलावा चूहे, बकरी और गाय को इसलिए भी ट्रांसजेनिक किया जा रहा है ताकि हमें मेडिसिन मिले। मेडिसिन किधर से मिलेगी, इस माइस, गोट और काऊ के मिल्क से भी मेडिसिन मिलेगी, खून से भी मिलेगी और यूरिन से भी मिलेगी। तो ये था बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। आगे चलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, बायोटेक्नोलॉजी और माहौल, इनके बायोटेक्नोलॉजी का माहौल में क्या किरदार है, ये तीसरा पॉइंट है। पहले था बायोटेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन, दूसरा था बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, और बायोटेक्नोलॉजी इन द इन्वायरमेंट है। बायोटेक्नोलॉजी इज आल्सो बीइंग यूज्ड फॉर डीलिंग विद एनवायरमेंटल इश्यूज such as pollution control, development of renewable sources for energy, restoration of degraded lands and biodiversity conservation। बेटा आज हमें माहौलियाती इश्यूज़ का सामना है, आज हमें बहुत सारे माहौलियाती इश्यूज़ का, माहौलियाती मसाइल का सामना है। उसमें पहला मसला है पॉल्यूशन कंट्रोल, आलूदगी।
दूसरा डेवलपमेंट ऑफ रीन्यूएबल सोर्सेज फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए काबिल तजदीद वसाइल ढूंढना। और तीसरा जो हमें मसला दरकार है, रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड, तबाहशुदा ज़मीनों को बहाल करना, दोबारा ठीक करना। और जो चौथा मसला हमें दरपेश है, इशू जो दरपेश है, वो है बायोडाइवर्सिटी का तहफ़्फ़ुज़। तो आजकल हमें ये 4 इन्वायरमेंटल इश्यूज़, माहौलियाती मसाइल दरपेश हैं और बायोटेक्नोलॉजी इन इश्यूज़ को डील करने में हमारी क्या कर रही है बेटा, मदद कर रही है। सो आपने क्या सीखा, आपने कहा बायोटेक्नोलॉजी इज़ आल्सो बीइंग यूज्ड फॉर डीलिंग विद इन्वायरमेंटल इश्यूज़ लाइक पोल्यूशन कंट्रोल, डेवलपमेंट ऑफ रीन्यूएबल सोर्सेज फॉर एनर्जी। ये एक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एनर्जी के 2 ज़राए होते हैं, एक होता है रीन्यूएबल, एक होता है रीन्यूएबल सोर्स। एनर्जी के जो सोर्सेज होते हैं बेटा, इसके सोर्सेज, एनर्जी के जो सोर्सेज होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं, एक होते हैं रीन्यूएबल सोर्स और दूसरा होता है नॉन रीन्यूएबल सोर्स। ये जो सोर्स होता है ये एक दफ़ा अगर इस्तेमाल हो जाए फिर ख़त्म हो जाते हैं, एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाए फिर ख़त्म हो जाते हैं। जबकि रीन्यूएबल सोर्स नाम से भी ज़ाहिर है ये काबिल तजदीद वसाइल होते हैं, ये नाकाबिल तजदीद वसाइल होते हैं, ऐसे वसाइल जिनको एक दफ़ा इस्तेमाल करें उसके बाद ये दोबारा हमें इस्तेमाल के काबिल नहीं होते, दोबारा हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि ऐसे वसाइल जिनको बार बार इस्तेमाल करते जाएं, जो कभी भी ख़त्म ना हो, उनको बोलते हैं रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, सो ऐसे वसाइल तो जो बार बार इस्तेमाल होते रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते, वो रीन्यूएबल हैं। सो यहाँ पर भी देखते हैं तो कौन से अच्छे हुए, रीन्यूएबल अच्छे हुए। सो डेवलपमेंट ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए काबिल तजदीद वसाइल को डेवलप करना, तलाश करना। रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड लैंड्स, तबाहशुदा ज़मीन है उसको हमने क्या करना है, दोबारा रिस्टोर करना है, दोबारा बना लेना है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, बायोडाइवर्सिटी का हमने तहफ़्फ़ुज़ बनाना है। सो ये 4 हमें माहौलियाती इश्यूज़ का सामना है, बायोटेक्नोलॉजी उसमें इनको डील करने में, इनको हल करने में हमारी मदद कर रही है। आगे चलते हैं। बैक्टीरियल एंजाइम्स आर यूज्ड टू ट्रीट सीवेज वाटर टू प्योरीफाई। एक पहला पॉइंट ये बना लो, इधर पहला पॉइंट बन गया और उसके बाद ये दूसरा पॉइंट बन गया बेटा कि बैक्टीरियल एंजाइम्स आर यूज्ड टू ट्रीट सीवेज वाटर टू प्योरीफाई। बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स होते हैं वो सीवेज के पानी को प्योरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। बैक्टीरिया से हम ऐसे एंजाइम्स बनाते हैं जो एंजाइम नालियों के गंदे पानी को क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे। तीसरा पॉइंट माइक्रोब, माइक्रोब का मतलब फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर बीइंग डेवलप्ड टू बी यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड। ऐसे जरासीम, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे माइक्रोब बनाए जा रहे हैं जो बायोपेस्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होंगे और बायो फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल होंगे और बायो सेंसर के तौर पर इस्तेमाल होंगे। ये 3 पॉइंट आपने समझने हैं कि ऐसे माइक्रोब बनाए जा रहे हैं। माइक्रोब जरासीम को कहते हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाए जा रहे हैं जो किसके तौर पर यूज होंगे, बायोपेस्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होंगे। दूसरा बायो फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होंगे, फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल होंगे और बायो सेंसर्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। सो माइक्रोब्स बनाए जा रहे हैं, जरासीम बनाए जा रहे हैं जो बायोपेस्टिसाइड, बायोफर्टिलाइजर्स और बायोसेंसर्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। अब बायोपेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड देख लेते हैं, साइड फिर आ गया है, मारना, किल करना। किसको, पेस्ट को। वो स्प्रे, वो केमिकल जो पेस्ट को मार दे, वो स्प्रे, वो केमिकल जो कीड़े मकोड़ों को मार दे। अब पेस्ट क्या कहते हैं, नुकसानदेह कीड़े जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसानदेह इंसेक्ट जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाए उनको पेस्ट कहते हैं। और पेस्ट को मारने वाले केमिकल, पेस्ट को मारने वाली स्प्रे क्या कहलाती है, पेस्टिसाइड कहलाती है। अब बायोपेस्टिसाइड क्या है, बायो का मतलब तो जानदार होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि आप जानदार इस्तेमाल करो और वो जानदार क्या करें, पेस्ट को मार दें। जानदार इस्तेमाल करो और वो जानदार पेस्ट को मार दे, उसको आप क्या कहते हो, बायोपेस्टिसाइड। सो माइक्रोब किसके तौर पर इस्तेमाल होंगे, बायोपेस्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होंगे। यानी कि हमें कीड़े मकोड़े मारने के लिए, हमें पेस्ट को मारने के लिए
केमिकल या स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, हम जानदार बना लेंगे और वो जानदार क्या करेंगे, बायोपेस्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होंगे। वो जानदार जाके दूसरे कीड़े मकोड़ों को मारेंगे, इसको कहते हैं बायोपेस्टिसाइड, इससे आलूदगी कम होती है। आगे बायो फर्टिलाइजर, पहले फर्टिलाइजर का सुन लें। फर्टिलाइजर आपने 9th में भी देखा था कि फर्टिलाइजर ऐसे केमिकल हैं जब ज़मीन में हम डाल देते हैं तो पौधों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है, पैदावार अच्छी हो जाती है, उसको आप फर्टिलाइजर कहते हो। अब फर्टिलाइजर के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, जानदारों का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ऐसे जानदार ज़मीन के अंदर डाल देंगे जो कि ज़मीन की जरखेज़ी को बढ़ाएंगे, पैदावार को बढ़ाएंगे। चूँकि वो जानदार हैं लिहाजा वो क्या कहेंगे, बायो फर्टिलाइज़र के तौर पर इस्तेमाल होंगे। बायो सेंसर वो हमें माहौल में ऐसे जानदारों का हम इस्तेमाल करेंगे, ऐसे जानदारों का इस्तेमाल करेंगे जो हमें मुख्तलिफ चीज़ों को पता लगाएंगे। माहौल के अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, कमी बेशी होती है, आलूदगी कम होती है, आलूदगी ज़्यादा, उसको डिटेक्ट करेंगे वो जानदार, तो इनको हम कहेंगे बायोसेंसर। सो माइक्रोब बनाए जा रहे हैं जो बायोसेंसर के तौर पर, बायो फर्टिलाइजर के तौर पर और बायोपेस्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल होंगे। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, सच ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो यूज्ड फॉर रिकवरी ऑफ मेटल। हम सच ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो यूज्ड फॉर द रिकवरी ऑफ द मेटल। ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम बना लेते हैं और उनको बनाने के बाद हम उनसे मुख्तलिफ काम लेते हैं। पहला काम जो लेते हैं रिकवरी ऑफ मेटल, धातु की बाजियाबी के लिए। इनके धातु गुम हो गई है, कि मेटल गुम हो गई है ज़मीन में या कहीं, तो हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए तलाश कर सकते हैं। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ट्रांसजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनका ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका विरासती सेटअप आपने तब्दील कर दिया है, उसके अपनी जीन भी मौजूद है, उसके अंदर आपने बाहर से भी जीन डाली हुई है, सो ट्रांसजेनिक हो गया वो। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्लीनिंग ऑफ द स्पिल्ड ऑयल। जब ऑयल वगैरह जो ऑयल टैंकर्स होते हैं, जो बहरी जहाज़ होते हैं जहाँ से ऑयल आता है, बाज़ औक़ात वहाँ से ऑयल बाहर स्पिल हो जाता है, निकल जाता है और पानी में चला जाता है, तो उस ऑयल को साफ़ करने के लिए भी हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। और तीसरे नंबर पे एंड फॉर मैनी अदर पर्पज़, और दूसरे मकासद भी हम इनसे ले सकते हैं। ठीक है बेटा, ये था बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट। आखिरी इंफॉर्मेशन है, ये देखे सारे आपने फ़ायदे पढ़े बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग के, बायोटेक्नोलॉजी के आपने सारे फ़ायदे पढ़े, लेकिन डर भी है। क्या डर है? Fears are also being expressed about the advances in the biotechnology in the terms of release of harmful organisms developed through the recombinant DNA technology. Fears are also being expressed about the advances in the biotechnology, कि बायोटेक्नोलॉजी में हम एडवांस कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो क्या किसका लोगों को क्या हो रहा है, डर लग रहा है। ठीक है, कि बायोटेक्नोलॉजी में जितनी हम तरक्की कर रहे हैं तो फेयर्स दे आर आल्सो बीइंग एक्सप्रेस्ड। सो बहुत सारे लोगों को तशवीश है, बहुत सारे लोगों को डर का सामने, क्या कि इन टर्म्स ऑफ रिलीज ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, कि हम नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने माहौल में छोड़ देंगे, डिवेलप थ्रू रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसको हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया होगा, जिसको हमने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से बनाया होगा। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, तीसरा नाम क्या था बेटा, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इससे हमसे अल्लाह ना करे ऐसा जानदार बन जाए जो नुकसानदेह हो, वो रिलीज़ हो जाएगा हमारे माहौल में और फिर वो हमारे लिए नुकसान का बायस बनेगा। सो कुछ लोगों को बायोटेक्नोलॉजी में जो तरक्की हो रही है, कुछ लोगों को इससे ख़तरा भी है कि वो कहते हैं कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐसा ना हो कि नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज्म माहौल में चला जाए। लाइक अभी भी जिस तरह बेटा ये कोरोना वायरस चल रहा है, तो कहते हैं कि ये मसनूई तौर पर बनाया गया था और इसी टेक्नोलॉजी से बनाया गया होगा। अब देखें वो कितना नुकसान पहुंचा रहा है, तो इसी तरह लोगों को मतलब डर है कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ऐसे जानदार बन सकते हैं जो बाद में हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।